Okay. So our new topic is inventory valuation. अच्छी before Sir, I checked with my friend. She's saying we're doing like other payables and other receivables. अच्छा other payables and other receivable. Okay, I know. Yeah. That is accrued in prepayment. I will start it tomorrow. I will start inventory valuation and I will start tomorrow inshallah other payable and other receivable. Okay, no issue at all. सही है? Yeah. अच्छा. So tomorrow our topic is inventory valuation. सो व्हाट इज इन्वेंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि व्हाट इज इन्वेंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? इन्वेंट्री किसे कहते हैं? एनी आइडिया? यू कैन आंसर मी इन चैट एज वेल. व्हाट डू यू मीन बाय Um, all इन्वेंट्री? the goods and all items. इन्वेंट्री इज बेसिकली दीज आर द आइटम्स विच आर बॉट फॉर रीसेल. ये वो आइटम्स होते हैं जिनको आगे हमें सेल करना होता है, नॉट फॉर यूज. नॉट यूज के लिए अगर कोई आइटम लिया है तो वो नॉन करंट एसेट कहलाएगा, मशीनरी इक्विपमेंट. और कोई आइटम आगे सेल करना है, यू हैव बॉट विद द इंटेंशन टू रीसेल इट, वो कहलाएगा इन्वेंट्री. तो नॉर्मली हमारे पास इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? वो आइटम जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे गोडाउन के अंदर है, हमारे वेयर हाउस के अंदर है, और अभी तक सेल नहीं हुआ. हमने परचेज किया था लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री. सो हमारे पास अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट, अच्छा नॉर्मली हम क्या करते हैं इन्वेंट्री को जब बाय करते हैं? तो नॉर्मली ये होता है कि फॉर सपोज मेरी इन्वेंट्री की परचेज प्राइस थी, मेरी इन्वेंट्री की परचेज प्राइस थी, मैंने जो है 100 आइटम बाय किए थे, एक आइटम 20 रुपीज का था, एक आइटम 20 रुपीज का था. तो टोटल जो इसकी वैल्यू बनेगी फॉर सपोज इन डॉलर, मैंने 100 आइटम बाई किए थे, एक आइटम की परचेज प्राइस 20 थी, तो ये हो जाएगा $2000. कितना हो जाएगा? $2000. फिर इसके ऊपर कैरेज भी आता है. फिर उसके ऊपर नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो हमें डिलीवरी चार्जेस भी बेयर करने होते हैं. विदाउट डिलीवरी चार्जेस वो आइटम आपके पास आ नहीं सकता. तो डिलीवरी चार्जेस भी इसमें ऐड कर दें. फॉर सपोज 500 के हमारे डिलीवरी चार्जेस हुए थे, तो टोटल जिसकी वैल्यू बनेगी इन्वेंट्री की वो बनेगी 2500. अगर ये सारे आइटम हमने बाई किए और सेल नहीं हुए तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी बनेगी? 2500. हमने 100 आइटम बाई किए, एक आइटम हमें पड़ा 20 का, 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 2000. फिर ये आइटम जाहिर है मैंने जब परचेज किए थे डिलीवर तो करवाने थे, मेरी मुझे रिसीव कैसे होंगे? अगर मैंने फॉरेन कंट्री से बाई किए हैं थ्रू शिपिंग हो गए, तो इसके 500 चार्जेस लगे डिलीवरी के, इसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड. तो ये भी हम प्लस करते हैं, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट होता है. तो हमें जो इसकी कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 2500. ठीक है. अगर ये सारे आइटम नहीं बिके तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी? 2500 होगी. अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये आइटम मैंने बाय किए हैं 2500 के, मैं कितने के सेल करूंगा? 2500 के या उससे ज्यादा का? व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? हायर देन 2500 और बिलो 2500? जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन. 2000 सर, हायर देन 2500। हायर देन 2500, मैं महंगा ही सेल करूंगा ना इसको. तो नॉर्मली फॉर सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं, हमने सोचा था इन आइटम को हम सेल करेंगे 4000 का. हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? हमारी नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी 4000. ठीक है. हमने ये ध्यान में रखा हुआ था कि ये जो आइटम है इनको अगर हमें आगे बेचना पड़ा तो हम इनको 4000 का सेल करेंगे. ठीक है. लेकिन ये आइटम सेल नहीं हुए और टाइम गुजर गया. तो जब ये आइटम सेल नहीं होते तो जाहिर है मार्केट में क्या होते हैं? आउटडेटेड हो जाते हैं. ये आइटम सेल नहीं होते, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं. आइटम सेल नहीं होते, पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि हमने खरीदे थे 2500 के और हमने सोचा था इसको आगे 4000 का सेल करेंगे, लेकिन आउटडेटेड होने की वजह से, आउट ऑफ फैशन होने की वजह से हो सकता है जितने का हमें पड़ा था उससे भी सस्ते का जाए. इट कैन हैपन कि द कॉस्ट वाज 2500, लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर में सेल करें तो ये 2500 भी ना करें, इससे कम करें. अब फोर सपोज एक बंदे ने नोकिया 3310, नोकिया 3310, एक मोबाइल था एक जमाने में जिसकी वैल्यू होती थी 16,000. कितनी होती थी? 16,000. उस जमाने में 16,000 1 लाख के बराबर होते थे. जिस जमाने में इसकी वैल्यू 16,000 थी पाकिस्तानी. आज अगर वो मोबाइल कोई लेकर आ जाए और बोले मैंने 16,000 का खरीदा है, तो 3,000 भी नहीं मिलेंगे उसको, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. 3,000 में आजकल अच्छे अच्छे मोबाइल आ जाते हैं.
सो मेरा बताने का मतलब है कभी कभार ऐसा होता है कि आपने आइटम खरीदा था 2500 का और आगे 4000 का सेल करना था, लेकिन हालात ऐसे हो जाएं कि इस आइटम की जो कॉस्ट है वो भी ना कवर हो, अगर आप सेल करें तो आपको लॉस हो। तो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई ये कुछ बातें करता है। ये एक बात ये करता है कि कोई भी एक्सपेक्टेड लॉस है वो आप रिकॉर्ड करो। एक होता है कंफर्म लॉस। मैंने रेंट पे कर दिया, मेरे जेब से पैसे चले गए। मैंने इंश्योरेंस पे कर दिया, मेरे जेब से पैसे चले गए, यानी पैसे नजर आ रहे हैं, मेरे जेब जा रहे हैं, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करो, वो तो वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर में कंफर्म होगा। हमें लगता है आपने एक आइटम खरीदा है कितने का, 2500 का, लेकिन वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है और आपको पता है मार्केट वैल्यू इसकी नहीं रही। अब अगर मैं इसको सेल करूंगा तो ये कितने का जाएगा, 2200 का जाएगा। इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है वो 2200 है। सो देर इज अ लॉस और नॉट? आपको क्या ख्याल है, 2500 का खरीदा था और फ्यूचर में जब ये सेल होगा तो 2200 मिलेंगे, तो इज देयर अ लॉस और नॉट? एक जनरली पूछ रहा हूँ, इज देयर अ लॉस और नॉट गाइस, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑल। आप यस यस में? सर। यस सर। लॉस है, 300 का हमारे ऊपर लॉस हो रहा है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ये लॉस अभी कंफर्म नहीं है, ये जब बेचोगे तो कंफर्म होगा, लेकिन आप इस लॉस को आज रिकॉर्ड करो। अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर दो, अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को रिड्यूस कर दो। इन्वेंट्री की वैल्यू को रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, हमारा एक्सपेंस है। सो इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी कम होगी तो जाहिर सी बात है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करता है। जितना ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, जितनी कम क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होगी। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जो भी लॉस है वो आप रिकॉर्ड करो। क्यों रिकॉर्ड करो? अगर आप लॉस को रिकॉर्ड करोगे तो उसका फायदा क्या होगा, आपके एसेट्स और आपके प्रॉफिट्स। इसका फायदा ये होगा, आपके एसेट्स और प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होंगे। अगर आपने ये लॉस रिकॉर्ड नहीं किया तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। अगर ये लॉस आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो इन्वेंट्री आपका एक एसेट है, उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ाओ मत, कम होती है तो कम करो। प्रॉफिट को बढ़ाओ मत। अब्दुल रशीद मैं आ रहा हूँ। प्रॉफिट को बढ़ाओ मत, कम होता है तो कम करो। क्यों? मेरा एक सवाल है, जेब में पैसे ज्यादा हो और जेब में पैसे कम हो, आप कब केयरफुल एक्सपेंडिचर करेंगे, केयरफुल स्पेंडिंग करेंगे? आपकी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हैं तब आप केयरफुल स्पेंडिंग करेंगे, या आपकी जेब में 10,000 पड़े हैं तब केयरफुली स्पेंड करेंगे? 10,000। 10,000। मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज है, मोबाइल की बैटरी 10% चार्ज है, 10%। मोबाइल को कब एहतियात से चलाएंगे, तरीके से चलाएंगे? व्हेन इट इज फुल फुल चार्ज, और व्हेन देयर इज ओनली 10% चार्ज? 10%. 10% सर। 10%, 10%, शाबाश। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कोई भी लॉस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करो, क्योंकि आपके एसेट कम होंगे, आपके प्रॉफिट कम होंगे तो बिजनेस आप अच्छी तरीके से चलाओगे। अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंट होगे, ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है, फिर नुकसान होता है। जब वो लॉस होगा तो आप प्रिपेयर नहीं होगे। जी। अब्दुल रशीद, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? यू वर आस्किंग सम क्वेश्चन, आपने हैंड रेज किया था। सर लॉस तो हाईली चांस होता है कि ना हो, तो हम उसको रिकॉर्ड क्यों करते हैं? मैं समझा नहीं, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर देर इज नॉट वेरी लाइकली टू बी लॉस, सर हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जो होती है उसके सबूत होते हैं। एक्सपेक्टेशन जो होती है उसके सबूत होते हैं। लाइक आपने मोबाइल लिया था, आप मोबाइल सेल करते हैं, आपका मोबाइल का बिजनेस है। मोबाइल अब जैसे फॉर सपोज मार्केट में iPhone 16 है, ठीक है, iPhone 16 है, आपके पास पड़ा हुआ है। मार्केट में अच्छे मोबाइल फोन आ गए, मार्केट में iPhone 17 लॉन्च हो गया, मार्केट में सैमसंग ने मोबाइल लॉन्च कर दिया। अब ये मोबाइल आपने 4 लाख का खरीदा था, कितने का, पाकिस्तानी 4 लाख का खरीदा था आपने, और आगे आप 6 लाख का सेल करते थे, आगे आप 5 लाख का सेल करते थे। लेकिन मार्क टाइम हो गया, iPhone 17 आ गया मार्केट में। मार्केट में जो है सैमसंग ने मोबाइल निकाल लिया, दूसरे ब्रांड है उन लोगों ने अच्छे अच्छे मोबाइल निकाल लिए, टेस्ला ने मोबाइल निकाल लिया। तो मुझे बताएं, ये आपने सोचा था 6 लाख के बेचूंगा, क्या ख्याल है, इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी? कम हो गई होगी। यस और सर। हो सकता है अगर इसको टाइम ज्यादा हो गया हो
तो लोग यही बोलेंगे भाई। और पास तो पता है क्या होता है, जब नया फोन मार्केट में आता है, नया फोन जैसे iPhone 17 है, उसकी वैल्यू अगर 4.5 लाख हो, उसकी वैल्यू 4.5 लाख हो और उसकी वैल्यू 5 लाख हो, तो लोग आपसे ये मोबाइल जो है ना 4 लाख में भी नहीं लेंगे। लोग बोलेंगे इस 4 लाख में तो इससे अच्छे मोबाइल मिल जाते हैं, ये पुराना हो गया है, इसकी कोई औकात नहीं रही, इसका कोई स्टेटस नहीं रहा। तो समटाइम ये सीन भी होता है, टाइम ज्यादा हो जाता है। समटाइम लॉस की वजूहत क्या होती हैं, मतलब कंपटीशन बढ़ गया ना, नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गई तो वैल्यू गिर जाती है। समटाइम ये होता है कि आप कोई चीज लेते हैं, आपने आगे बेचनी है। फॉर सपोज आपने कोई कार ली थी, आपके शोरूम में कुछ ऐसा हादसा हो गया, आपके शोरूम में ऐसा हादसा हो गया कि कार कार डैमेज हो गई, कोई फर्नीचर था वो गिर गया, या कोई और मसला हो गया, कोई छत गिर गई, आपकी कार डैमेज हो गई, बिल्कुल न्यू ब्रांड कार थी, वो डैमेज हो गई। आपने उस कार को रिपेयर कराया, आपने कार को क्या कराया, रिपेयर कराया। आपने कहा मैं रिपेयर नहीं कराऊंगा तो बिकेगी नहीं, अगर मैं रिपेयर नहीं कराऊंगा तो सेल नहीं होगी, तो आपने उस कार को रिपेयर कराया। मेरा एक सवाल है, वो कार आपने 20 लाख की खरीदी थी और आगे आप सेल करते थे 22 लाख का। अब वो कार आपने रिपेयर करवाई, मुझे पता है रिपेयर शुदा कार है, रिपेयर शुदा कार है। आपको क्या लगता है, आपकी वो कार, नॉर्मल कार जो है 22 लाख में सेल होती है बिल्कुल न्यू, अभी कितने की जाएगी, 22 लाख से ज्यादा की जाएगी या 22 लाख से कम की जाएगी? कम की सर। कम की, और हो सकता है जितने की पड़ी उससे भी कम की जाएगी, क्योंकि डैमेज हो गई है ना, आपने रिपेयर करवा दिया है। लोगों को यकीन नहीं आएगा, लोग परेशान होंगे, और ज्यादा फॉल्ट आ जाए, और ज्यादा इशू आ जाए, आप बोलोगे बस मेरी कॉस्ट ही निकल जाए, या थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए पूरे नुकसान से। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, अगर इस तरह की कोई बात हो, आपको लगता हो आगे एक्सपेक्टेशन हो और कंफर्म बैकग्राउंड हो, तो उस ऐसे लॉस को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा रहा था। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में क्या हुक्म है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में ये हुक्म है कि वक्तन फवक्तन आपको रिव्यू करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। क्या रिव्यू करना चाहिए, जो भी आपकी इन्वेंट्री है, जो भी आपकी इन्वेंट्री है, एक उसकी कॉस्ट, वो कितने का पड़ा, ठीक है, एक उसकी कॉस्ट को रिव्यू करना चाहिए। दूसरा, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है सर? नेट रियलाइजेबल वैल्यू को मैं अगर दूसरा नाम बोलूं, नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है। अच्छा जी, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, एक चीज आपको कितने की पड़ी, उसकी परचेज प्राइस क्या थी। अगर कैरेज इनवर्ट है तो कैरेज इनवर्ट भी ऐड कर देना उस पर। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट। एनआरवी क्या है? एनआरवी, आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो गई, आपकी इन्वेंट्री आउटडेटेड हो गई, तो एनआरवी में दो चीजें आती हैं, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ एनआरवी। ठीक है, एनआरवी में दो चीजें आती हैं। नंबर वन, नेट सेलिंग, सॉरी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो गई, जाहिर है उसकी सेलिंग प्राइस अब चेंज हो जाएगी ना। जैसे मैंने कहा, कार जो है आपकी डैमेज हो गई, आपने रिपेयर करवा ली, तो 22 लाख की नहीं जाएगी, 22 लाख से कम की जाएगी। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस 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 सेलिंग एक्सपेंस। आपकी कार डैमेज हो गई, तो एज इट इज बेचोगे या थोड़ा रिपेयर करके बेचोगे? जी बेटा, रिपेयर कर। रिपेयर करके बेचोगे। तो व्हाट इज सेलिंग सेलिंग एक्सपेंस? सेलिंग एक्सपेंस ये है कि मेरी कार क्या हो गई, डैमेज हो गई, तो जाहिर सी बात है मैं खर्चा करूंगा, मैं इसको रिपेयर करूंगा, रिपेयर करने के बाद मैं उसको बेचूंगा। तो एनआरवी क्या है, कि जो भी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है जिसमें आप उस कार को सेल करेंगे, आप उसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, तो आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे, या नेट सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करें। तो अगर आपकी ये नेट सेलिंग प्राइस या आपकी एनआरवी कम है, आपकी एनआरवी कॉस्ट से कम है, तो इट्स अ लॉस। अगर आपकी एनआरवी ज्यादा है तो कुछ भी नहीं करना, लॉस है तो रिकॉर्ड करो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, देखिए हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट है, कोई अच्छी न्यूज होती है हम शेयर नहीं करते किसी से। इफ देर इज अ गुड न्यूज, मोस्टली एक्सपेक्टेड गुड न्यूज है, जैसे महा है, महा को पता लगे कि मैं डिस्टिंक्शन मेरी आने वाली है, टीचर ने बोला है कि आपकी डिस्टिंक्शन पक्की है, तो महा बेटा आप सबको बताएंगी, अभी अनाउंस नहीं हुई, विल यू टेल एवरीवन कि मेरी डिस्टिंक्शन पक्की है? No. नो। मोस्ट इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, इसकी वजह एक तो मैं कंफर्म नहीं है, अगर हमने सबको बता दिया और डिस्टिंक्शन नहीं आई, ठीक है, हम टॉप नहीं कर सके, ग्रेड कुछ और आ गया, तो बेइज्जती होगी। दूसरी बात, लोगों के अंदर एक आम तासुर है कि अगर हम अच्छी बात लोगों को बता दें, अपनी अच्छी न्यूज लोगों को बता दें, तो नजर भी लग जाती है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही कहता है
कि भाई अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, गेन हो रहा है, तो वो कंफर्म हो तो रिकॉर्ड करना, वो कंफर्म हो जाए, मतलब जब सेल करो, जब पैसे आ जाए तो रिकॉर्ड करना। बाकी लॉस अगर एक्सपेक्टेशन भी हो तो भी रिकॉर्ड करो। तो इसीलिए अगर नेट सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम होगी तो हम लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, नेट सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होगी तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, चलिए जी एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं, ए, बी एंड सी। तीन प्रोडक्ट हैं, तीनों इन्वेंट्रीज हैं, ए की इन्वेंट्री अलग है, बी की इन्वेंट्री अलग है, सी की इन्वेंट्री अलग है। ए की हमारे पास जो कॉस्ट है, मैं वो भी नोट डाउन कर लेता हूँ। और ए प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट में सेल करते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या होगी, मैं वो भी लिख देता हूँ। और ए प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट में सेल करते हैं तो सेलिंग एक्सपेंस हमारा क्या होगा, वो भी नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा पेपर में भी ऐसे सवाल आएंगे। ए प्रोडक्ट जो है हमारे पास, वेट करें, ए प्रोडक्ट की कॉस्ट है हमारे पास 1000, कितनी है सर, 1000। इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 1100। और इसकी सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 150। बी प्रोडक्ट जो उसकी कॉस्ट है हमारे पास 1200, इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 1500। और इसका सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 200। सी जो है उसकी एक्सपेक्टेड, उसकी कॉस्ट कितनी आई है, हमें ये कितने का पड़ा था, 1500 का पड़ा था। इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 2000 है। और इसको मार्केट में अगर हम सेल करते हैं, हमें खर्चा करना पड़े तो 700 का होगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें इनमें ए की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए बिजनेस के लिए, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने कॉस्ट और एनआरवी दोनों को कंपेयर करना है। और रूल ये है अकाउंटिंग में, जो दोनों में से कम होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अब इन्वेंट्री हमेशा वैल्यू की जाएगी लोअर ऑफ, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। इन्वेंट्री को जब भी वैल्यू किया जाएगा, यानी मेनली इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, दोनों में से जो कम होगा। मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। ए की कॉस्ट कितनी है सर, कितनी है ए की कॉस्ट हमारे पास, 1000। ठीक है, अच्छा ए की एनआरवी कितनी है, सर एनआरवी के लिए क्या करना पड़ता है सर, एनआरवी के लिए जो आपकी सेलिंग एक्सपेंस है, सॉरी सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, 1100 में से 150 माइनस कर दें, क्या आएगा जी बेटा, 1100 में से 150 माइनस कर दें। बी क्विक गाइस, आप लोगों की अकाउंटिंग वैसी बहुत अच्छी है। सर 950। 950 आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस मेरा सवाल है, 950 इज द एनआरवी, और कॉस्ट कितनी है, 1000। तो मुझे बताएं दोनों में से कौन सा कम है, एनआरवी कम है या कॉस्ट कम है, एनआरवी सर। एनआरवी कम है। तो हमारे पास रूल क्या है, दोनों में से जो कम होगा उस पर लिखेंगे। तो सर इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एनआरवी क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए की इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, मैं बोलूंगा 950। चलिए जी, हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दूसरा हमारे पास है, क्या नाम है, बी। बी की कॉस्ट कितनी आ रही है सर, 1200। ठीक है, आगे चलते हैं सर। बी की एनआरवी कितनी होगी, एनआरवी में निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, 1500 में से 200 माइनस कर दें। 1500 में से 1500 क्या है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, और 200 क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है। सर माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। अच्छा जी, मुझे आप बाकी लोग बताएं, महा बेटा यू शुड टेल मी, एनआरवी इज 1300, कॉस्ट इज 1200, दोनों में से कौन सा कम है, Cost. कॉस्ट कम है। सो हमारे लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1200 होगी। इसको हम कॉस्ट पे लिखेंगे, इसमें मैं लॉस नहीं कर रहा। ये जो बी है, नॉर्मली हम कॉस्ट पे लिखते हैं, इनिशियली इन्वेंट्री कॉस्ट पे लिखी जाती है, इनिशियल इन्वेंट्री कॉस्ट पे लिखी जाती है। तो अगर एनआरवी ज्यादा हो तो हमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन एनआरवी अगर कम हो तो फिर हम कुछ करते हैं, वो बता रहा हूँ क्या करते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, सी पे आते हैं। सी का आप लोग मुझे बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे चैट में बताइएगा, वैसे मत बताइएगा, वॉइस में मत बताइएगा, चैट में बताएं कि व्हाट वुड हैपन विद सी। जी, व्हाट वुड हैपन विद सी, what would be the value of C, the inventory value of C. Okay, 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 okay. So guys, let me check. हमारे पास उसकी जो कॉस्ट आ रही है 1500 है, ठीक। ओके सर, उसकी एनआरवी कितनी है,
एनआरबी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2000 में से 700 माइनस करने पड़ेंगे। 2000 में 700 माइनस करेंगे, यू विल गेट 1300। सो गाइस वी हैव टू वैल्यूज, वन इज 1500, वन इज 1300। कौन सी कम है गाइस, कौन सी कम है सर? हमारे पास 1300 कम है, तो ये 1300 पे आएगा। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन तीनों की मिला के कितनी बनती है, तो ए की आ रही है हमारे पास 950, बी की आ रही है हमारे पास 1200, और सी की हमारे पास आ रही है 1300। हम इसको टोटल कर देंगे, तो 1200 प्लस 1300 2500, 2500 प्लस 950, ये हो जाएगा 3450, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू बन जाएगी। इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल देके मैंने कुछ क्लियर किया आप लोगों को? मैं मजीद भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, बस मैं आइडिया लेना चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे बताऊंगा करना क्या है। जी बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए मैं आगे एक और एग्जांपल करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे परेशान थे। अच्छा जी, मैं अगेन एग्जांपल देता हूँ, चार प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ए, बी, सी एंड डी। अच्छा जी, पहले मैं लिखूंगा कॉस्ट, कि इनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, अच्छा पेपर में जरूरी नहीं है कि वो आपको एनआरवी निकाल के दे, एनआरवी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। फिर मैं लिखता हूँ एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस की टाइमिंग बढ़ा दूं, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई बजाय 40 मिनट्स के 1 घंटे तक ले जाओ, ताकि प्रैक्टिस भी साथ करवा दूँ आपकी ना। और यहाँ लिखूंगा सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, एंड यहाँ लिखूंगा मैं एनआरवी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एनआरवी स्टैंड फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा ये आपने करना होगा, मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, करना आपने होगा। इसकी कॉस्ट है मेरे पास 2000, इसकी कॉस्ट है मेरे पास 1500, इसकी कॉस्ट है 1800, इसकी कॉस्ट है मेरे पास 1200। सर एनआरवी पे आ जाते हैं, सेलिंग प्राइस पे आ जाते हैं। सेलिंग प्राइस हमेशा उमन ज़्यादा होती है, 2500, 1800, 2200, और इसकी मैं रख देता हूँ 1600। सर इसका मेरे पास आ रहा है 550 एक्सपेंस होगा, इसका मैं कर लेता हूँ 450 एक्सपेंस होगा, इसका मैं कर लेता हूँ 300 मेरा एक्सपेंस होगा, और इसका मैं कर लेता हूँ अराउंड 150 मेरा एक्सपेंस होगा। आप लोगों ने मुझे ये बताना है, पहले तो मुझे इंडिविजुअल वैल्यू बताएं कि ए की वैल्यू हम क्या लेंगे। हमारे सामने दो वैल्यूज होती हैं, एक को बोलते हैं हम कॉस्ट, एक को हम बोलते हैं एनआरवी, और मैं रूल बताया दोनों में से जो कम होगा हम वो लेंगे। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है इंडिविजुअली ए की वैल्यू मेरे लिए क्या होगी, बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी, डी की कितनी होगी, और आखिर में मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चलो वो तो बाद में वैसे ही कर लेंगे, आप मुझे ये करके दें, बी क्विक गाइस, चलते हैं। सो गाइस लेट कम टू द फर्स्ट। सबसे पहले हम एनआरवी फाइंड कर लेते हैं कि 2500 एंड माइनस 550, इट विल कम 1950। अच्छा जी, दूसरे की हम करते हैं 1800 माइनस 450, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 1800 माइनस 450, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1200, 1200, 1150, ऐसे ही है। 1800 माइनस 450 वुड बी 1150, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, 1350। ओके, 2200 minus 300, it would be around 1900, and 1600 minus 150 would be 1450। सबसे पहले आते हैं इस पे, कॉस्ट इतनी है, एनआरवी इतनी है, हम किस पे लेंगे सर? 1950 पे लेंगे। कॉस्ट 1500 है, एनआरवी इतनी है, कम कौन सी है सर? एनआरवी, एनआरवी लेंगे सर। कॉस्ट हमारे पास 1800 है, देन ये 1900 है, सर कितनी लेंगे? सर 1800 1900 कम, ये 1800, इस पे लेंगे। एंड उसके बाद आते हैं हम इस पे, 1200 है एंड 1450 है, किस पे लेंगे? कॉस्ट पे लेंगे, कॉस्ट कम है, जो कम वाला है उस पे लेंगे, वो हमारे पास ये। कलेक्टिव वैल्यू कितनी आ गई, चेक कर लें। 1950 फॉर ए, प्लस 1350 फॉर बी, प्लस सी कितना है 1800,
एंड उसके बाद हम प्लस कर देंगे 1200। कलेक्टिव वैल्यू कितनी है गाइस, ताकि कंफर्म हो जाए बाकी लोगों ने सही काम किया नहीं किया है। जी बेटा, व्हाट इज द कलेक्टिव वैल्यू? सर 6300। 6300। ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं हार्ड करता हूँ, पर टाइम बचाने की करूंगा ताकि आप लोगों को इतनी परेशानी ना हो। अच्छा जी, हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं, ए, बी एंड सी। अच्छा, अब जरा मैं मसला कर रहा हूँ। कॉस्ट में दो चीजें होती हैं, एक होती है परचेज प्राइस, एक होती है कैरेज इनवर्ड। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि परचेज प्राइस कितनी है इसकी, और यहाँ मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कैरेज, कि जब ये माल मैंने ऑर्डर किया था तो मेरे डिलीवरी चार्जेस कितने आए थे। वो डिलीवरी चार्जेस का वर्ड भी यूज कर सकता है इसके आगे, ठीक। तो इसमें आपको कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा जी, थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं जरा उसको सेटिंग कर दूं ताकि मैं बहुत जगह से हो जाए। ओके, उसके बाद हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, मैं एस ई लिख रहा हूँ फॉर सेलिंग एक्सपेंस, और यहाँ लिख रहा हूँ एनआरवी। ये थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन इतना हार्ड नहीं होगा, इजी होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब कॉस्ट पे आते हैं। परचेज प्राइस ए की थी 1000, कैरेज था 100 का। परचेज प्राइस इसकी थी 1500, कैरेज था 200 का। परचेज प्राइस इसकी थी 2000, और कैरेज था इसका 150 का। ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर आते हैं। सेलिंग प्राइस इसकी थी 1500, और इसके अलावा ये था कितने का, 300 के सेलिंग एक्सपेंस थे। बी की हम बात करते हैं, इसकी थी 2000, और इसका था 500, जो है वो था क्या बोलते हैं, सेलिंग एक्सपेंस था। सी के ऊपर आते हैं, सी की थी 2500, और इसका जो है 600 के करीब सेलिंग एक्सपेंस था। आप लोगों ने मुझे हर एक की अलग अलग बतानी है कि कौन सी वैल्यू लेंगे, ए की, बी की, सी की। तो जाहिर है पहले आपको कॉस्ट एंड देन एनआरवी। सर कॉस्ट किसे कहते हैं, ऊपर बताया था, कॉस्ट का मतलब ये होता है कितने का मुझे पड़ा, तो उसमें परचेज प्राइस भी आती है प्लस कैरेज भी आता है। फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको जो है अदर पेपर अदर रिसीवेबल ये पढ़ाऊंगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि एक दो, देखिए पहले हम आते हैं कॉस्ट की तरफ आते हैं। कॉस्ट 1000 प्लस 100, 1100 आ जाएगी। कॉस्ट जो है हमारे पास आ जाएगी 1100, और 1500 प्लस 200, 1700। 2000 प्लस 150, 2150। एनआरवी पे आते हैं सर। 1500 माइनस 300, माइनस करेंगे ना इसमें। 1500 माइनस 300, ये हो जाएगा 1200। और 2000 माइनस 500, सर ये हो जाएगा 1500। 2500 माइनस 600, ये हो जाएगा 1900। ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, दोनों में से कम को देखना है। सो ए की कॉस्ट है 1100, एनआरवी है 1200। तो सर हम क्या लेंगे सर, हम कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट कम। बी पे आते हैं। सर बी की कॉस्ट कितनी है, 1700, 1700, और एनआरवी कितनी है, 1500। हम 1500 देंगे। सर इसके बाद हम आते हैं सी के ऊपर। सी की कॉस्ट है 2150, और एनआरवी कितनी है, 1900। हम 1900 देंगे। सर टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1100 प्लस 1500 प्लस 1900। जी बेटा, टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी, कोई मुझे बता सकता है, ताकि हम देख लें इज इट करेक्ट और रॉन्ग। आई थिंक सो हारिस ने मुझे आंसर दिया है, समरा ने भी आंसर दिया है, 4500। सो गैस यू ऑल आर करेक्ट, तो ये एक एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। कीप इट अप।
अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, यानी इस तरह कैटेगरी का सवाल आएगा तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं 5 पेपर के सवाल भी करा दूंगा। अच्छा, पेपर में एक और सवाल आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो बोलेगा हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो बोलेगा हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू आपको दे देगा। उसकी वैल्यू है 25,000। हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कितनी है? 25,000। अच्छा, हम हर चीज इनिशियली कॉस्ट पे लिखते हैं, तो ये कॉस्ट है। लेकिन नीचे बोलेगा इस क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर एक आइटम है। इस क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर एक आइटम है जिसकी कॉस्ट है 4,000। जिसकी कॉस्ट कितनी है? 4,000। लेकिन अभी उसको जाके बेचें, अभी जाके उसको बेचें, तो उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। कभी कभार क्या होता है, एक चीज आउटडेटेड हो जाती है। आउटडेटेड से मुराद वारंटी खत्म हो गई, आउटडेटेड से मुराद टाइम हो गया, मार्केट में नई से नई चीजें आ गई, तो फिर चीज फिर भी बिक जाती है, लेकिन खर्चा नहीं करना पड़ता। खर्चा अमूमन तब करना पड़ता है जब डैमेज हो जाए, पैकेजिंग खराब हो जाए, रस्ट हो जाए, मतलब यानी कभी कभार जंग लग जाता है लोहे की चीजों पे, तो उसको फिर थोड़ा बहुत शाइनिंग वगैरह फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो वो आपको बोलेगा एक आइटम है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 4,000 है, लेकिन मैं उसको अगर मार्केट में बेचता हूँ तो वो 2,500 का सेल होगा, वो 2,500 का सेल होगा। तो इस तरह के सवालों में क्या करना होता है हमें, वो आपसे पूछेगा व्हाट वुड बी रिवाइज्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू। वो आपसे पूछेगा हमारी रिवाइज क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, कि ये जो ट्रांजेक्शन है इससे कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो गाइस जरा समझिएगा, 25,000, ये 4,000 इस 25,000 में शामिल है। ये जो 4,000 का माल है ना, ये इस 25,000 में शामिल है। हमें मेक श्योर करना है कि इस दिन एनी एक्सपेक्टेड लॉस और नॉट। अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इन्वेंट्री को हम इनिशियली कॉस्ट पे लिखते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब हम रिव्यू करते हैं तो अगर एनआरवी कम होगी तो फिर एनआरवी पे लिखेंगे। एनआरवी कम होने का मतलब हम लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम अपनी अपने एसेट को कम कर रहे हैं। एसेट कम तभी होता है जब लॉस होता है। सो आप मुझे बताएं, 4,000 उसकी कॉस्ट है, 2,500 उसकी एनआरवी है। इज देयर अ लॉस? इज देयर अ लॉस और नॉट? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई लॉस लग यस रहा सर। है? यस सर। कितने का लॉस लॉस सर। है? 1,500 का लॉस है, 1500। 1,500 का लॉस है। तो रिवाइज इन्वेंट्री वैल्यू कितनी होगी? आप क्या करेंगे, 25,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे, तो आपके पास रिवाइज इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगी 23,500। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये भी करते हैं कि सर जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू है, पहली बात इसकी एनआरवी कम है तो उसको एनआरवी पे लिखेंगे। तो हमने पहले कॉस्ट पे लिखा था, तो माइनस कर देते हैं 4,000 और ऐड कर देते हैं 2,500। उसमें भी सेम आंसर आएगा, 23,500। तो ये भी सवाल आ सकता है कि वो आपसे पूछेगा रिवाइज इन्वेंट्री वैल्यू बताओ। मैं कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू है, ये आप लोगों ने बताना है कि रिवाइज इन्वेंट्री वैल्यू कितनी होगी। 40,000 है। कितनी है सर? 40,000 है। अब इसके अंदर एक आइटम है, इंक्लूडेड है बेटा, शामिल है, उसकी कॉस्ट है 6,000। लेकिन अब अगर मैं उसको जाके मार्केट में सेल करता हूँ, उस आइटम को, सिर्फ उस एक आइटम को मार्केट में जाके सेल करता हूँ, तो वो सेल होगा 4,200 का। मेरा सवाल है व्हाट वुड बी माई रिवाइज इन्वेंट्री वैल्यू? मेरी रिवाइज इन्वेंट्री वैल्यू कितनी होगी? चैट में आंसर दे दें। 38,200। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। 6,000 हमारी कॉस्ट है, 4,200 हमारी यानी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, कोई सेलिंग एक्सपेंस है ही नहीं। सो देर इज अ लॉस ऑफ 1,800। 1,800 का लॉस है, 1,800। 1,800 माइनस कर दें, 1,800 माइनस करेंगे यू विल गेट 38,200। अच्छा, पेपर में आपको बोले कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 4,200 नहीं है, सॉरी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 7,000। कितनी? 7,000। और इसको सेल करने के लिए हमें सेलिंग एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ेगा, वो होगा 500 का। अब बताएं। सर हमारी रिवाइज्ड इन्वेंट्री 40,000 की रहेगी। 40,000 ही रहेगी, एक्सीलेंट, क्योंकि देर इज नो लॉस।
अकाउंटिंग कहती है लॉस होगा तो रिकॉर्ड करोगे, लॉस नहीं होगा तो नहीं रिकॉर्ड करोगे। हमने एक आइटम ऑलरेडी 6,000 रुपये इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे ना, 7,000 माइनस 500 कितना आ जाएगा? 6,500। हमें तो 6,000 भी लिखना है, हमने ऑलरेडी कॉस्ट पे लिखा हुआ है। तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, गेन है तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लीव इट। और अगर लॉस है तो रिकॉर्ड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मजीद चीजें जो होगी इंशाल्लाह फिर हम जो है वो कल सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। एनी क्वेश्चन?